ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। भाई हम बात कर रहे हैं क्या भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। हमारे साथ जयपुर से रमेश पुरोहित जी और उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन जुड़े हुए हैं। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से बात हो रही थी खाद्यान्न के भंडारों की, तो इस समय हम दवाइयों के मामले में नंबर 1 बने हुए हैं और खाद्यान्नों की बात करें तो जैसे कि रमेश पुरोहित जी ने भी बताया था कि आने वाले दीपावली तक हम खाद्यान्न के भी प्रचुर मात्रा में भंडार हमारे पास होंगे, तो खाद्यान्न की स्थिति भी हमारी काफी बेहतर होगी। जबकि पूरा विश्व इस समय कोरोना रूपी महामारी से लड़ रहा है और इस स्थिति में भारत कहीं ना कहीं अपनी एक मजबूत स्थिति दर्शा रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल उमंग, देखिए कोरोना वायरस असर सिर्फ इंसान के स्वास्थ्य पर ही नहीं पड़ रहा जी, बल्कि पूरी दुनिया भर के रोजगार के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बात पे चिंता जताई है कि दुनिया में लगभग 2.5 लाख नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। चीन में स्थिति और खराब है। जनवरी फरवरी के महीने में ही लगभग 50 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है और इसका सीधा साधा असर ये भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनियां हैं, जो औद्योगिक घरानाएं हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने अपील की है कि उन लोगों को अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील रहें, उनको नौकरी से ना निकालें, उनको तनख्वाहें समय पे मिलें, लेकिन इसका सीधा साधा असर उस तबके पे पड़ेगा जो युवा पीढ़ी है, जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, या जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या वो जिनका पलायन अपने गाँव से, कस्बों से शहरों की ओर हुआ था, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि चीजें धीमे धीमे, क्योंकि असर पड़ता है, ये लॉकडाउन जितना लंबा समय रहेगा उसका बहुत बड़ा असर उन युवाओं पे पड़ेगा जो नौकरी के लिए बाहर निकलते थे। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही बात कही कि जो लोग भी भारत में अपनी पढ़ाई लिखाई करके जो बाहर जाते थे एडवांस स्टडीज के लिए या एक बेहतर नौकरी की संभावनाओं को देखते हुए, आज उन्हें भी पता पड़ गया है कि कौन आगे है और कौन पीछे। और शायद यही वजह है कि पिछले 1-1.5 साल में या 2 साल में जो लोग भारत छोड़ के विदेशों में गए थे, उनमें से कई लोग वापस आ चुके हैं। पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं। पुरोहित जी, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा कर रहे थे, जैसा कि डॉक्टर चंद्रसेन ने भी बताया था कि आज भी स्थिति भारत के अंदर यह है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है और ना ही कोरोना के इस दौर में किसी व्यक्ति की भूख से मौत हुई है। क्या कहेंगे इस पर? सही कह रहे हो उमंग जी के मैं आपको इससे थोड़ा सा इतर, चूंकि मामला विषय जो है इकोनॉमिक्स और विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारा ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो अपनी सकारात्मक और रचनात्मक सोच, ये 2 शब्द कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में और कंस्ट्रक्टिव जो है सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले मोदी सरकार का जो कार्यकाल है उस दौरान जो नरेंद्र मोदी पर ये आरोप भी लगे थे कि वह विदेशों में ज्यादा रहता है, कभी घर में भी रहा करो, लेकिन वो विदेशी यात्राओं का असर आज दिखाई दे रहा है कि दुनिया का कोई भी जो देश है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से इस रूप में देख रहा है कि वह इस रूप में सक्षम है कि वो किसी भी परिस्थिति में दुनिया के अन्य देशों की किस रूप में मदद कर सकता है, यह अब दुनिया जान चुकी है। पहली बात तो। दूसरा कि कोरोना वायरस जो ही जो है चर्चा में आया, विषय में आया और उसकी तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने जो है G20 और सार्क देशों के साथ में जो पहल की और इंटरेक्ट किया, उन देशों के प्रतिनिधियों और राष्ट्राध्यक्षों ने भी भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से इस रूप में देखा कि वह लीडर बन सकता है और वह लीड कर सकता है इस पूरी जो है समस्या के समाधान के लिए। दूसरा कि मेडिकल इक्विपमेंट में अमेरिका जैसा देश, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की धमकी के कारण से जो है, और ये आरोप भी लगा विपक्ष के द्वारा कि ट्रंप ने धमकी दी और भारत दबाव में आकर के जो है उन मेडिकल जो है दवाइयों का जो है एक्सपोर्ट करने के लिए हुआ। मैं आपको बता दूं कि धमकियां तो सिर्फ वह व्यक्ति देता है जो कमजोर हो, जो हमेशा जो कमजोर व्यक्ति होगा वो ज्यादा बोलेगा और ज्यादा धमकी भरे लहजे में जो उभर करके सामने आएगा, और जो धीर गंभीर और भरपूर जो है होता है व्यक्ति, तो वह हमेशा, जैसा कि पेड़ के भी देखते हैं कि अगर पेड़ फलों से लदा हुआ होता है वो झुका हुआ होता है। हमारा देश भी वैचारिक रूप से इतना मजबूत है कि हम लोग जो है किसी भी परिस्थितियों में और किसी भी देश को उस रूप में सहयोग और सहायता करने के लिए सक्षम है, तत्पर है। यह कोरोना वायरस से उपजी महामारी ने साबित कर दिया। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 3 तरह की जो स्थितियां होती है, या तो पैसे में मजबूत हो,
या विचारों में मजबूत हो या कि स्वास्थ्य के रूप में मजबूत हो, तो हमारे पास में ये तीन ही बल जो है काम करते हैं कि हम वैचारिक रूप से भी मजबूत है। हमारा युवा वर्ग दुनिया का पहले नंबर पर कंट्री आती है जिसमें यंग जो फोर्स है वो किसी भी क्षमता में किसी भी स्तर पर जाकर के अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकती है। जैसा कि दुनिया में देखा है, अमेरिका तक और इंग्लैंड और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें भारतीय जिस तरह का जो अपना कौशलता का जो प्रदर्शन कर रहे हैं पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है। तभी कभी कभी जो है विदेशी जो शासक ये कहते भी हैं कि डरना है तो भारतीय युवाओं से डरो, क्योंकि वो जो है हर क्षेत्र में अपना प्रभाव जो है दिखाता आया है। बिल्कुल रमेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई मौकों पर ये बात आ चुकी है। जब खुद आप ये देखिए कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने ऐसा कुछ वक्तव्य भी उन्होंने दिया था कि अमेरिकियों की नौकरी भारतीयों की वजह से खतरे में है। और ऐसे समय में कई अमेरिका बेस्ड कंपनियां थी जिन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने इस वक्तव्य के लिए माफी मांगने को कहा था, क्योंकि भारतीय युवा अगर टेक्नोलॉजी के मामले में हम इस बात अगर करें तो भारतीय युवा कई देशों के युवाओं से आगे हैं और लगभग हर बड़े देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनमें भारतीय युवाओं की जो जनसंख्या है वो औरों के मुकाबले काफी ज्यादा है। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। अरविंद जी, बात हम कर रहे हैं कि क्या भारत कोरोना रूपी इस महामारी के संकट के दौर में भी बखूबी और पूरी मजबूती के साथ इससे लड़ते हुए और अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्य में क्या विश्व गुरु बनने की राह की ओर अग्रसर हो चला है? अरविंद जी। उमंग जी, इसको हम लोग दो तीन संदर्भों में समझ सकते हैं। देखिए, भारत के इतिहास की, संस्कृति और सभ्यता की हम लोग पड़ताल करें जी तो भारत जो है अनादिकाल से झंझावातों से, मुसीबतों से सामना करता आया है और हर बार विजयश्री भारत को मिली है। कारण कि भारत ने कभी जो है अनैतिक कृत्यों को समर्थन नहीं दिया, बल्कि धर्म के रास्ते पर जो नैतिक विचार, जो वैश्विक विचार संसार के रहे हैं उस पर सवार हो करके जो है आगे बढ़ा है, लिहाजा उसकी जीत हुई है। हम लोगों के यहाँ जितने आप देख लीजिए, रामायण, महाभारत, उपनिषद, कहीं ना कहीं ये भारतीय समाज को शिक्षा देते हैं कि आप स्वयं स्वस्थ रहिए, आप स्वयं अच्छे रहिए, अपने पड़ोसी के साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए। स्वाभाविक रूप से ये जो नैतिक गुण होते हैं वही जो है किसी भी राष्ट्र को जो है एक विश्व गुरु बनाता है, महान बनाता है। जी। आज की तारीख में हम लोगों के जो देश के प्रधानमंत्री हैं उसी बुनियादी जो विचार हैं, जो समतामूलक, समभाव, जो वैश्विक बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत, उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना के इस संकट में भारत तो अपने लोगों की सेवा कर ही रहा है। जो आस पड़ोस के देश हैं, जो लोग भारत से एक अपेक्षा कर रहे हैं कि वो मदद करे, उनकी भी मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं, उन्हें आप राष्ट्र विरोधी कहें, समाज विरोधी कहें या वैश्विक स्तर का विरोधी कहें, वे जो है भारत के इस काम में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से जो है भारत के प्रधानमंत्री नैतिक गुणों को लेकर के जो भारत का एक समूहित स्वर रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए विश्व समुदाय की मदद कर रहा है। और जो एक हौसला भारत के पास है कि किस तरह से इस महामारी से निपटा जाए, उसके लिए देख रहे हैं कि आप जो है हर 7वें दिन 10वें दिन जो है भारत के प्रधानमंत्री अपने लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। तो वो उनका जो उत्साहवर्धन है केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी गूंज रहा है। विश्व देख भी रहा है कि किस तरह भारत जो है अपने लोगों को जो है बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके इस आग्रह को, निवेदन को सिर्फ भारत नहीं, दूसरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्र के मुखिया हैं, वे भी अपने लोगों से आग्रह करके उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम बारीकी से देखें तो अमेरिका हो गया, इटली हो गया, खुद चाइना हो गया और बड़े बड़े कई ऐसे देश हैं जो आज भारत की तरफ निगाह करके खड़े हुए हैं। और ऐसी संकट की घड़ी में भी अगर कोई और देश होता या कोई और स्वभाव वाला प्रधानमंत्री होता तो शायद हो सकता है कि वो इन बड़ी ताकतों के साथ जाता। लेकिन इसमें भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संपूर्ण राज्यों की सरकारों के साथ भी विचार विमर्श करके जो पड़ोसी हैं, जो गरीब जो देश हैं हम कह सकते हैं, या जो उतने संपन्न नहीं है, सबसे पहले उनकी मदद करने का
फैसला लिया। खैर चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अरविंद जी ने कहा, कई पौराणिक बातों का भी उल्लेख करते हुए भारत को बताया कि अनादिकाल से हमारी जो एक भावना रही है भारतीय संस्कृति की, कि सबको साथ लेकर चलने की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की जो एक भावना है, वो हमेशा से भारतीय संस्कृति की एक मजबूत कड़ी रही है। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल उमंग, भारत सभी धर्मों को संरक्षण देने वाला देश है, अनेकता में अखंडता का ही उदाहरण देने वाला देश है, जहाँ सब धर्मों का सम्मान है, सभी का सम्मान है। और ये हमेशा बहुत अच्छी बात अभी उन्होंने कही कि जो हमने अपने घर में सीखते हैं वही हम बाहर करते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने आसपास के लोगों से संबंध बनाए, जितनी उन्होंने विशेष यात्राएं करी, जितने अतिथियों को बुलाया, उससे जो संबंध बने, आज भारत के आसपास के लगभग 30 देश आशा भरी निगाहों से मदद के लिए हमारी ओर देख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी पहचान मिली, एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री भारत को मिला है जिसने वैश्विक स्तर पर एक पहचान दी है और अपनी मजबूती का एहसास कराया है। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और हमारे साथ आप बने रहिए। पुरोहित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी इस समय जब से भारत लॉकडाउन की इस स्थिति में आया है, तभी से अगर हम बात करें दूरदर्शन की, जो कि भारत का अपना चैनल है और बहुत पुराना है, और लगभग अगर हम हमारी बात करें, हमारे टाइम के जितने भी लोग हैं या आप लोग हैं, सब लोग दूरदर्शन के एक तरीके से फैन रह चुके हैं अपने अपने जमाने में। लेकिन आज जो दूरदर्शन अपनी पहचान खोता जा रहा था, धीरे धीरे आज वही दूरदर्शन वापस से सभी प्राइवेट चैनलों को, निजी चैनलों को पछाड़ते हुए नंबर 1 पर पहुंच गया। और इसका सबसे बड़ा कारण रहा है जो पुराने जो हमारे धारावाहिक आते थे, रामायण महाभारत और इस तरीके के, वापस से शुरू हुए हैं। और जब से रामायण महाभारत शुरू हुए, जो आज की जो पीढ़ी है उन्हें भी समझ में आ गया है कि जो पुराने लोग हैं वो किन मूल्यों पर अपनी पूरी दैनिक जो उनकी दिनचर्या है उसको जीते थे। और सबसे बड़ी बात, रामायण इस समय चल रही है भारतीय चैनल पर, दूरदर्शन पर, तो उसमें एक हनुमान जी का एक प्रसंग आया था, उस पर भी कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे? जी उमंग, सही कह रहा हूँ। मैं एक लाइन से शुरू कर रहा हूँ कि समाज, संस्कृति और उसका संचालन, जी, ये हमारे जीवन की जो है आधारभूत, जो है बेसिक जो नीड है हमारी जीने की पद्धति की, वह यही है कि समाज, संस्कृति और उसका संचालन। इसी का ही परिणाम है कि हम लगभग 5000 साल की संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए हैं, चाहे वो हमारा खान पान हो, आहार विचार हो, या जो रहने का जो तौर तरीका है उसमें कहीं बदलाव ठीक है कि बदलते समय परिवेश के अनुसार उसमें बदलाव जरूर आता है, और बदलाव जो प्रकृति का नियम है। तो जो चीजें महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत महाकाव्य है, यह केवल एक किताब नहीं है। आप किताब और शब्दों, उसके भीतर का जो रहस्य, गूढ़ रहस्य जो छिपा हुआ उन शब्दों के भीतर का, उसको समझने की जरूरत आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। हम तो समझ ही रहे हैं कि भगवान राम कौन थे, हनुमान कौन था, रावण कौन था। और मैं बता दूं कि इन चीजों में हमारा जो सामाजिक परिवेश है, हमारा आर्थिक परिवेश है, हमारा राजनीतिक परिवेश है, समाज चिंतन, मौलिक जो चिंतन है, वो सारा का सारा वहीं से ही आता है कि एक सुदृढ़ पारिवारिक जो स्थिति है, समाज कैसा होना चाहिए, कि रामायण से सीख लो। रामायण कालीन व्यवस्था के दौरान जो हमारा जो समाज उस समय था, कमोबेश आज हर घर में वैसा ही दिखाई देता है और वो महसूस भी किया जाता है। महाभारत कालीन जो बाद की जो स्तर व्यवस्था धीरे धीरे जो है देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलती गई, उसका परिणाम हुआ कि एक छोटी सी बात को आधार बनाते हुए भी घर में कितना बड़ा जो है महाभारत हो सकता है, लड़ाई झगड़े का केंद्र बन सकता है। तो कम से कम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या विचारना चाहिए, और किस चीज से मानव अभ्युदय है, मतलब खुद के जो है शारीरिक, वैचारिक और व्यावहारिक उत्कृष्टता का जो नमूना लिया जाए, ये सारे के सारे वहीं से ही आ रहे हैं। चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, या उपनिषद हो, वेद हो, कहीं से भी हो। हमारे पास में सबसे बड़ी खास बात पूंजी ये है कि हमारे पास में शास्त्र भी है और ऋषि मुनि भी है। उनके वचनों में ये भी कहा गया है कि अगर मान लो आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप गुरुजनों के पास में जाओ और उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करो। तो शिक्षा प्राप्त करने की जो एक सतत परंपरा हमारे साथ में आज भी जो चली आ रही है, उसी का ही परिणाम है कि हम वैचारिक रूप से मजबूत हैं,
शारीरिक रूप से मजबूत है और जो है आर्थिक उपार्जन, क्योंकि आर्थिक के बिना जो जीवन संभव नहीं है, तो धन संग्रह भी किस तरह से किया जाना चाहिए वह रामायण महाभारत कालीन जो काव्य ग्रंथ है उनमें बताया गया है कि आपको व्यापार भी करना तो किस तरीके से करना है, राजनीतिक क्षेत्र में अगर कुछ काम करना तो किस तरह से किया जा सकता है, सामाजिक और पारिवारिक संदर्भ में किस तरह से जीवनचर्या का पालन किया जाना चाहिए। यह रामायण महाभारत और उपनिषद कालीन व्यवस्थाओं से सीखा और समझा जा रहा है। यही कारण है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति और लॉकडाउन के दौरान यह भारत के लोगों के लिए वापस एक स्वर्ण अवसर, जैसे कहते हैं ना कि एक अवसर मिला कि घर में बैठ करके आप वापस उनको करो। कल मैं एक चीज देख रहा था जिसमें कहा गया, बताया गया कि अवतार शब्द क्या होता है, अवतार कौन होते हैं, तो ये महापुरुष जो अवतार लेकर के आ रहे हैं, ये हमारी उस पुरानी व्यवस्था को वापस नए अंदाज में लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। यही कारण है कि भगवान राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, विवेकानंद हो या राम कृष्ण, ये ऐसे लोग ये जो है वो जो अवतरित हुए, वो उन लोगों ने हमारी जीवन पद्धति में जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो बदलाव आ रहा है उसको वापस रीओरिएंटेड करने का जो है काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं अवतार की जो हमारी एक जो परंपरा चली है वह हमारे दिल और दिमाग में इतनी जबरदस्त बैठी हुई है कि हम किसी भी व्यक्ति को, हमारे गुरुजन को भी जो है गुरु के रूप में अवतारित मानते हैं, शिक्षक हो या कोई भी हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये पौराणिक संदर्भ आज की समस्याओं को निपटाने में जो है काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा कि जो भी हमारे पौराणिक जो उपनिषद है, जो ज्ञान के भंडार जो भारत के पास में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वो कहीं ना कहीं इस समय जो संकट चल रहा है उसको सफलता पूर्वक उसका हल ढूंढने में काफी सही और उपयुक्त सिद्ध हो रहे हैं। अरविंद जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी रमेश जी ने भी कहा, रामायण महाभारत जो इस समय वापस से दूरदर्शन पर स्टार्ट हो चुके हैं, उनका एग्जाम्पल देते हुए कि कई ऐसे प्रकरण और कई ऐसी चीजें रामायण और महाभारत में भी दिखाई गई है जो आज के परिदृश्य में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है कई चीजों से पार पाने में। पहली बात तो अरविंद जी इस पर आपसे बात करना चाहूंगा, और दूसरा कि WHO ने भी अब भारत का लोहा मान लिया है। उनका साफ तौर पर कहना है, WHO का, यूनाइटेड नेशंस का, कि भारत इस कोरोना महामारी से जिस हिसाब से लड़ रहा है, इससे जूझ रहा है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्या कहेंगे अरविंद जी? उमंग जी, बिल्कुल आप उचित कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, और ये दुनिया देख भी रहा है कि भारत जो है किस हौसला बुलंदी के साथ जो है कोरोना वायरस का सामना कर रहा है। देखिए, इसके लिए जो हमारे जो शाश्वत चिरंतन मूल्य है, जो किसी एक दिन में, एक सप्ताह में या एक वर्ष में निर्मित नहीं होते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं, और ये पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरह स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए विश्व धर्म सम्मेलन में, तो किस तरह भारत की जो सभ्यता थी, संस्कृति थे, उसका परचम लहराया। तो भारत तो विश्व गुरु सदैव से रहा है, दुनिया उसको माने या न माने, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह भारत जो है अपनी भूमिका से दुनिया को लोहा मनवा रहा है, आपने सही कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है भारत की जो काबिलियत है, जो कोरोना से लड़ने की उसकी मादा है, क्षमता है, जो उसकी रणनीतिक योजना है, उसको सराह रहा है। और दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर के किस तरह से उसकी भूमिका को लेकर के, चीन के प्रति उसके झुकाव को लेकर के सवाल उठ खड़े हुए। बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, चीन हो, कभी उसकी आलोचना नहीं की, बल्कि अपनी पूरी भूमिका, पूरी अपनी ऊर्जा जो है भारत को बचाने में और दुनिया के अन्य देशों को मदद करने में लगा, यानी ऊर्जा का पूरी तरह से सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं। आपने देखा कि इसी बार ही नहीं, आपने देखा कि सऊदी अरब जब जो यमन के ऊपर आक्रमण किया था, तो किस तरह से भारत की सेना जो है अपने लोगों के साथ दुनिया के दर्जनों देशों में फंसे हुए लोगों को वहां से निकाला। वुहान में भी आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस तरह से मानवता का परिचय देते हुए वुहान में फंसे तमाम ऐसे देश जो भारत के विरुद्ध खड़े रहे हैं, वहां के लोगों को भी निकाला। तो ये विश्व गुरु का जो संदर्भ होता है, इसी से होता है, जो त्याग और तपस्या से निर्मित होता है। आप देखिए, भारत में जो आक्रमणकारी आए थे, उनके साथ महान लेखक भी आए, उसमें वेन सांग थे, इट सिंह थे, मेगास्थनीज थे,
सभी की किताबों में दिखे कि किस तरह से भारत की भूमिका का जो है सराहना की गई है। किस तरह प्रयागराज में राजा हर्षवर्धन आते थे, अपना पूरा दान करके चले जाते थे। किस तरह से जो है हस्तिनापुर को त्याग करके 5 भाइयों जो है खांडव प्रस्थ का निर्माण करते हैं। किस तरह एक पुत्र अपने पिता का आज्ञा मानते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाता है। तो भारत की एक भूमिका त्याग की रही है, तपस्या की रही है, जो उसको विश्व गुरु की तरफ ले जाता है। तो ये सारे ऐसे संदर्भ हैं जिसके जरिए, जिसमें स्वास्थ्य भी है, जिसमें अध्यात्म भी है, जिसमें सामाजिक एक दर्शन है, सबको भारत देख करके चलता है, समेट करके चलता है, और वो तभी जाकर के एक विशाल संस्कृति की निर्माण होती है। और कभी ने सही कहा है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से बाकी बचा है अब तक नामो निशा। हमारी जो एक अवधारणा है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, वह कहीं ना कहीं जो है विश्व बंधुत्व से जुड़ी हुई है उमंग जी। इसीलिए जो है आज हम विश्व गुरु के संदर्भ को, जो एक पीठिका है, उस पर स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा और ऐसा लग भी रहा है। खैर चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी अरविंद जी ने भी कहा, कई पौराणिक बातों का उल्लेख करते हुए कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर पूरी तरीके से अग्रसर हो चुका है। कई उदाहरण भी दिए। अभी रमेश जी ने भी रामायण और महाभारत से कुछ अंश उठाकर इस और इंगित किया है कि इस समय जो कोरोना का जो संकट चल रहा है वैश्विक परिदृश्य में, भारत किस तरीके से अपने उसी ज्ञान का उपयोग करते हुए इस बुरे काल में भी, जहां सारा विश्व संघर्ष कर रहा है, भारत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे चंद्रसेन जी? जी बिल्कुल, हमारे वेद, हमारे पुराण हमारी पहचान है, और जो हमें एक जरिया है, हमेशा सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण इस तरीके से देना चाहूंगा कि वेद और पुराण क्या है, अगर इस चीज का जिक्र करें तो जिस तरीके से हम कोई भी उत्पाद खरीदते हैं, हम उसमें एक मैनुअल देखते हैं जिसमें हर चीज लिखी रहती है कि आप इसको बटन को दबाएंगे, ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे। उसी तरीके से वेद और पुराण होते हैं जो हमारे जीवन में वो मैनुअल है कि अगर उनका पढ़कर उसी तरीके से हम अगर आत्मसात करें, उनके साथ में चले, तो कभी भी कोई ऐसी दुविधा नहीं आएगी कि जिसको हम पार न कर पाए। और ये बिल्कुल सही बात है, जैसा मैं भी सुन रहा था डिबेट में, बिल्कुल सही कहा कि वेद पुराण और हमारी जो पुरानी जो स्थिति है, भारत परंपरा रही है, वो अपने आप में एक नजीर बनी है। और कोरोना पे जिस तरीके से नियंत्रण पाया है, वो भी एक दुनिया के सामने नजीर बनेगा। और इससे बड़ा जो संकट है, जो भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा, उससे सबसे बड़े चैलेंज जो हमारे पास में है, वो रोजगार को लेकर। भारत में सबसे ज्यादा जो खतरा है उस रोजगार का, वो ठेके पे काम करने वालों का है, दिहाड़ी मजदूरों का है। भारत के संकट नौकरियों पे मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा असर रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, सिनेमा, मनोरंजन, पर्यटन, ड्राइविंग आदि पे पड़ने जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि एक सर्वे है जिसके अनुसार लगभग 41 लाख अस्थायी कर्मचारियों पर अगले 2-3 महीनों में भारी संकट आने वाला है। और हमें पूरा ये भरोसा है कि आने वाले समय में हम इस पे भी विजय पाएंगे। हम इसके लिए भी काम करेंगे। जो खासतौर पे दिहाड़ी मजदूरों पे जो असर पड़ रहा है, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं जिन पे असर पड़ रहा है, ये अपने आप में बहुत संकट का कारण बनने वाला है। लेकिन इसके लिए भी भारत सरकार तैयारियां करेगी। और जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई अपने कर्मचारियों का, अपने लोगों का ध्यान रखें, वो रखेंगे। लेकिन ये बहुत बड़े चैलेंजेस है हमारे समय में, जैसे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हमने कंट्रोल किया है, पूरी दुनिया को दिखाया कि साफ अनुशासन के जरिए इस बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसी तरीके से हमें इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरीके से स्वरोजगार या ठेके पे काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, नए लड़के हैं, रेस्टोरेंट है, रियल एस्टेट है, विमानन है, सिनेमा, मनोरंजन है, सब कुछ एकदम ठप पड़ा हुआ है। तो 3 महीने के बाद मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा भारत के लिए कि 41 लाख अस्थायी कर्मचारियों की 2-3 महीनों में बहुत बड़ा संकट उन पे आने जा रहा है। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अरविंद जी, इसी बात पर आपसे भी थोड़ा समय कम है, लेकिन जाते जाते आपसे भी एक सवाल करना चाहेंगे। आर्थिक मामलों की अगर बात करें, जो कर्मचारियों पर और जो नए लड़के अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके, अपना एक प्रोफेशनल कोर्स पूरा करके जब आएंगे, तो नौकरियों का भी एक प्रकार से संकट जो पैदा हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, और भारत भी उससे जूझ रहा है, आर्थिक मामलों से जूझ रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? बिल्कुल उमंग जी, सही बात है कि संकट से जो है सबसे अधिक नुकसान जो होने जा रहा है वो आर्थिक क्षेत्र में होने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से जो करोड़ों लोग नौकरी कर सामने सबसे समस्या है लौटते हैं लोग भरोसे की नहीं, जो जिस तरह से उनका व्यवहार हुआ
व्यवहार हुआ, अगर उनके अनुकूल रहा तो स्वाभाविक रूप से अपने पुराने कारोबार में जुटे। लेकिन समस्या है चलाने वाले। जी अरविंद जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ, तो तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। चंद्रसेन जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा आर्थिक मामलों पर, जो अभी आपने रोशनी डाली है, जो अरविंद जी से भी जो सवाल पूछा था आर्थिक मामलों से, जहां पूरा विश्व जूझ रहा है, नौकरियों के संकट की आपने बात करी, भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो इस पूरी सारी चीजों को देखकर अगर इन पर गौर किया जाए तो आर्थिक दृष्टि के हिसाब से अब आपको क्या लगता है, क्या कुछ जरूरी कदम आगे अब हमें उठाने पड़ेंगे? देखिए उमंग, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आने वाले समय में कोरोना के बाद में। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चाइना से पूरी दुनिया का मोह भंग हुआ है, और बड़ी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो टेलीफोन को लेकर के हो, वो इलेक्ट्रॉनिक को लेकर के हो, उनका मोह भंग हुआ है। और उनकी नजर में जो सबसे बढ़िया देश है, जो सबसे अच्छा देश है, वो भारत दिख रहा है। तो आने वाले समय में अच्छी खबर ये होगी कि वो बड़ी कंपनियां भारत की ओर आ रही हैं, और वो निश्चित रूप से भारतीय लोगों को वो मौका देंगी। जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, जो पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, उनको मौका मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के लोग बच्चे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। चाइना से मोह भंग होने के कारण सैमसंग ने ऑलरेडी अपना नोएडा में अपना शुरू कर दिया है। सोनी का मोह भंग हुआ है, सोनी ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। एप्पल भारत में आने के लिए तैयार है। इस तरह से बहुत बड़ी ऐसी कंपनियां हैं, और कई ऐसी हायरिंग कंपनियां हैं जो मैन पावर सप्लाई करती है, जो चाइना के लिए करती थी। उन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तर चाइना से उठा लिया है, और उनकी नजर भी भारत की ओर है, उन युवाओं की ओर जो पढ़े लिखे लड़के हैं, उन युवाओं पर नजर है। और ये बहुत अच्छा मौका होगा उनके लिए अपने आप को साबित करने के लिए भी। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में काफी स्थितियां सुधरेंगी, और बहुत अच्छा मौका है भारतीय युवाओं के पास कि अपनी प्रतिभा को साबित कर सकें वो। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि 2 से 3 महीनों बाद जब कोरोना रूपी इस महामारी से हम पार पा लेंगे, उसके बाद जो भी स्थितियां क्रिएट होंगी पूरे वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से, उसमें लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा भारतीय युवाओं को होने वाला है, भारत को होने वाला है। इस चर्चा में आप दोनों का ही जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह होगी कि कोरोना रूपी इस महामारी से जब हम पार पा लेते हैं तो किस प्रकार से भारत अपनी जो स्थिति है उसको और मजबूत करेगा, वैश्विक परिदृश्य में अपनी जो छवि है, जो एक विश्व गुरु की जो छवि है, उसको और कैसे बढ़ाता है, उसको और कैसे आगे लेकर जाता है। क्योंकि इस समय हर एक दुनिया का बड़ा देश हो या छोटा देश हो, सब के सब भारत की ओर हाथ फैलाए खड़े हैं। भले ही दवाओं का मामला हो, खाद्यान्न का मामला हो, या फिर हमारी पौराणिक जो संस्कृति है उसको मानने की बात हो, या फिर योगा की बात हो। खैर, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया। और एक जरूरी बात, कोरोना के इस संकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग का आप जरूरी तौर पर पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलना पड़े तो अपना सैनिटाइजर और मास्क ले जाना बिल्कुल ना भूलें।